नमस्कार मित्रों, हर रोज की तरह आपका अपना डॉक्टर सौरभ पांडे, प्रमुख धराधाम इंटरनेशनल के विशेष प्रस्तुति उत्कृष्ट व्यक्तित्व के साक्षात्कार साहित्य सौरभ में आप सभी महानुभावों का, गणमान्यों का हार्दिक नंदन वंदन अभिनंदन है। अभिनंदन उन व्यक्तित्व का भी जो निरंतर इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के बेहतरीन अंदाज में अपने उत्कृष्ट लेखनी से हमारे द्वारा बुलाए गए राष्ट्र के गौरव को आप उत्साहवर्धित करते रहते हैं। साथ ही साथ उन काव्य सुधी, साहित्य सुधी और पर्यावरण प्रेमियों का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे। और आज एक विशेष दिवस है। आज का दिवस काफी दिनों बाद मुझे मिला है। वैसे तो हर रोज मैं आपके सामने लाइव होता हूं और हर रोज की तरह आपको उत्साहवर्धित करता रहता हूं, प्रणाम करता रहता हूं और कुछ काव्य रचनाएं सुनवा करके आपको आनंदित करवाता रहता हूं। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं, गायन नहीं है, वादन नहीं है, नर्तन भी नहीं है। आज एक जज्बे को प्रणाम करने के लिए बुलाया हूं। आज एक जज्बे को धराधाम इंटरनेशनल जो 72 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित है, उस पटल पर आज एक व्यक्ति का वंदन करने के लिए हम बुलाए हैं। अच्छा लगेगा, उस व्यक्ति को जानेंगे। बताना चाहूंगा कि आज भौतिकता की अंधे दौड़ में हर व्यक्ति वहां जा रहा है। भौतिकता की ऐसी दौड़ चल रही है कि हर कोई अर्थागमों पे लगा हुआ है। एक पल मिलता है तो केवल, भाई साहब जानते हैं ना, केवल दिखता है हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। और ऐसे विषय के व्यक्ति को बुला रहा हूं जहां पैसा बरसता है साहब, लेकिन वह व्यक्ति उस पैसे के बरसात को छोड़ करके समाज के लोगों के जीवन के उत्कृष्ट संरक्षण के लिए अपने लोक धर्म को बढ़ाने के लिए निरंतर तल्लीन है। आप सोच रहे होंगे कि आज जिस व्यक्ति को मिलाएंगे वो होगा कौन, क्या गुण होगा उसके अंदर। भले ही आपको आगे नाम पटल पे पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसके बाद भी जिस विषय की चर्चा करना चाहूंगा वो विषय पे आपका ध्यानाकर्षण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों अलग विधाएं हैं और दो विधाओं को लेकर के एक व्यक्ति अपने कर्म, धर्म, कर्तव्य, परिवार को लेके चलता हो तो ऐसे लोग प्रातः स्मरणीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। और मैं कहीं से अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं उस व्यक्ति के लिए, बहुत कम बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बोलूंगा तो अविश्वसनीय सा लगता है, दिखाऊंगा तो आपको सत्य सा लगता है। और मैं आज बोलूंगा ही नहीं, आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि मेरी बात अगर गलत दिखती हो तो आप जाइएगा और मैं उस कर्मस्थली को बता दूंगा। उस व्यक्ति के उस कर्मस्थली को देख करके आप जान जाएंगे कि जो मेरे द्वारा कहा गया था साहित्य सौरभ में उस अतिशयोक्ति नहीं थी। मैं बताना चाहूंगा एक ऐसे विराट काय व्यक्तित्व से मैं आपकी को मुखातिब कराने जा रहा हूं, जिसने अपना पूरा जीवन चिकित्सा के साथ साथ
पर्यावरणीय संरक्षण के लिए दे दिया हो, जिसके प्रशंसा के लिए तत्कालीन माननीय सांसद गोरखपुर परम पूज्य आदित्यनाथ द्वारा भी उन्हें प्रशंसा प्राप्त हो चुका है, सम्मान मिल चुका है। जिस व्यक्ति के द्वारा कूड़ा करकट बिन करके हरियाली लगा दी गई हो, जिस व्यक्ति के द्वारा इतने पौधे लगाए गए हो, जो आज छोटे छोटे पौधे वटवृक्ष के रूप में बन चुके हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऐसे ही व्यक्ति आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पीएन सिंह, वरिष्ठ सर्जन, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जो आज हमारे सन्मुख उपस्थित है। आज इस साहित्य सौरभ कार्यक्रम में हम आपका नंदन वंदन अभिनंदन करना चाहेंगे। वंदन इस बात का कि आप अपने परिवार में एकलौते चिकित्सा पेशा को अपना करके देवरिया लार अजना गांव में, छोटे से गांव में पैदा होकर के बड़े सपने को लेकर के भगवान बनने चले आए, भगवान का दूसरा रूप बनने चले आए। और कहा भी जाता है कि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन उसी भगवान में कुछ कभी दानवीय प्रवृत्ति के लोग भी वास कर गए हैं। और इस मंच से कहने में मुझे बेईमानी नहीं होगी, लेकिन आप जब मेडिकल कॉलेज में बहुत पहले एज अ चिकित्सक नियुक्त होते हैं तो देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखते हैं कि हर जगह कूड़े करकट फेंके हुए हैं, कहीं भी छाया के लिए जगह नहीं, कहीं से हरियाली नहीं दिख रही है। आपने प्रण लिया, और प्रण लिया केवल कहा नहीं, आपने करके दिखाया। और आज पूरा मेडिकल कॉलेज को आप देखेंगे हरियाली में तब्दील हो चुका है, मिशन बना चुका। डॉक्टर पीएन सिंह ने सुबह सुबह निकल लेते हैं हरियाली में, और आज तो उनके साथ एक कारवां बन चुका है, जो उनके साथ निरंतर उनके साथ लग करके पोषण, रक्षण, संरक्षण तीनों कार्य करने लगा है। अगली बात मैं बता दूं, आपको हैरत होगा कि ये पेड़ भी लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद ट्री गार्ड भी बनवाते हैं, और वह सब सर्व सहयोग से है। जो डॉक्टर सुबह सुबह टहलने निकलते थे, उनके साथ आप सफाई दफाई करने लगे, कूड़ा करकट बीन करके चमकते सितारे की तरह मेडिकल कॉलेज को चमकाने का श्रेय जाता है आदरणीय डॉक्टर पीएन सिंह को। इसके लिए ढेर सारे पुरस्कार भी मिले, और संजोग सा बरसों पूर्व मुझे प्रेस क्लब में आपको सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए। आदरणीय पीएन सिंह साहब कुछ समय के लिए गोरखपुर जिला चिकित्सालय में भेजे जाते हैं कि आप जाइए, कुछ वहां भी सुधार कर आइए। इतने बड़ा चिकित्सक प्रोफेसर अगर छोटे से हॉस्पिटल में जाता है तो निश्चित इसलिए भेजा जाता है कि जाइए सुधार करके आइए। और जब यहाँ आते हैं तो फिर वही जागरण शुरू कर देते हैं। जितने डॉक्टर हैं उनसे सीख देते हैं कि भाई देखिए, आप पर्यावरण संरक्षण करिए, पौध लगाइए। और आज गोरखपुर चिकित्सालय सहित आपके जितने छात्र हैं, सबसे ये प्रण लेते हैं कि भाई मैं पढ़ा तो रहा हूं, आप ईएनटी सर्जन तो बन जाएंगे, लेकिन उसके साथ पर्यावरण प्रेमी भी बने रहिए, पर्यावरण रक्षक भी बने रहिए, नहीं तो आने वाला दौर ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प के मरेंगे। और ऐसा होगा कि ऑक्सीजन के लिए बच्चों को कंधे पे बैग की जरा ऑक्सीजन बॉक्स भी ढोना पड़ेगा। हमारे पास सब कुछ होगा और हम कंगाल होंगे। तो आइए हम कुछ जानते हैं पीएन सिंह की कहानी और डॉक्टर पीएन सिंह के जवानी, उनके जबान से सुनेंगे उनके बारे में। और हमारे बीच में कुछ लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, धीरज जी और दुर्विजय चंद जी, अवगत हैं आप लोग? आप जी जी जी। तो हम इन्हें अपने साथ ले लें।
हाँ बिल्कुल ले लें, कोई अच्छी लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्वागत है। हमारे बीच में नितेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, उमेश सिंह जुड़े हुए हैं, लिखते हैं सादर प्रणाम, आप दोनों लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। सना खातून जी लिखती हैं स्वागत है। और अस्मित बिन्नी लिखते हैं लोग नाक कान गला से संबंधित किसी भी रोग के निवारण या कारण से जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। जी, पर्यावरण के बाद कुछ पूछ सकते हैं आप। रितिका शुक्ला लिखती है प्रणाम। सनी दुबे लिखती है जय हो। और अपना समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सीएम पांडे लिखते हैं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी आदरणीय सम्मानित देशभक्तों का धराधाम परिवार में हार्दिक स्वागत। रिया पांडे जी लिखती हैं सादर अभिनंदन धराधाम परिवार में। और सेंटिमेंट्स कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान अहमद जुड़े हुए हैं, लिखते हैं वाह शानदार परिचय। रिंकू जी लिखते हैं जय धराधाम। नितेश पांडे जय धराधाम। अस्मित बिन्नी जय धराधाम। और डॉक्टर रागिनी पांडे जी लिखती हैं स्वागत है डॉक्टर पीएन सर का, बहुत सुने थे उनके बारे में और आज सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद डॉक्टर रागिनी जी। हर्षिता त्रिपाठी लिखती हैं सादर प्रणाम। और सीएम पांडे आदरणीय सौहार्द सिरोही डॉक्टर सौरभ पांडे जी को सादर चरण स्पर्श। डॉक्टर पीएन सिंह का सादर अभिनंदन, वंदे मातरम। अभिषेक जैन जी जय जिनेन्द्रम। नीरज बाबा, मनप्रीत सिंह जी, नीरज बाबा, डॉक्टर एहसान अहमद जी लिखते हैं स्वागत है। और राहुल सिंह साहब जुड़े हुए हैं, लिखते हैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सबको। संदेश सामंत साहब जुड़े हुए हैं, ये साहित्यकार हैं और ब्रांच मैनेजर हैं। प्रतिमा मिश्रा जी सादर प्रणाम धराधाम से। सोमनाथ पांडे जी जय धराधाम। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कोरोना चेकिंग, एक दिन में दुनिया में सबसे अधिक कोरोना चेक करने वाले 737 गोरखपुर, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं हार्दिक स्वागत है। धराधाम समर्थक धरती माता टेम्पल हमारी शिष्या प्रणाम लिखती हैं धराधाम से। सोमनाथ पांडे जी मोस्ट वेलकम। सबिना पांडे दिल्ली से नमस्ते सर। अस्मित बिन्नी जी स्वागत है। और सुदीप पांडे लिखते हैं क्या बात है। धर्मेंद्र कुमार बीडी से लिखते हैं जय धराधाम। सीएम पांडे जी लिखते हैं ऐसे देवतुल्य देवदूत को सादर नमन, स्वागत है आपका पीएम सिंह साहब की तरफ से। राहुल सिंह साहब लिखते हैं ऐसे विराट काय हृदय के स्वामी जो प्रकृति को इतना लगाव रखते हैं, स्वागत है। और गुरु बाबा लिखते हैं करें हम आगत का वंदन, करें हम आगत का वंदन रखकर थाली अक्षत चंदन। अपनी डॉक्टर सर को बहुत बहुत पीएम सिंह साहब को शुभाशीष और प्रणाम। अभिषेक राय जी लिखते हैं कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं, हम भी हैं धराधाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार अमर उजाला मिस्टर विपिन पांडे जी लिखते हैं जय धराधाम। और भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता ऑक्सीजन फिल्म के डायरेक्टर सत्य प्रकाश सिंह लिखते हैं आप दोनों का महानुभावों का स्वागत है। राजेश मिश्रा शौर्य चक्र विजेता जुड़े हुए हैं, लिखते हैं आपका स्वागत है। और डॉक्टर एहसान अहमद साहब लिखते हैं हम लोग डॉक्टर पीएन सिंह सर को सुनना चाहते हैं, शेष को बात का समय दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बस सबसे संजोग की बात है डॉक्टर पीएन सिंह साहब के परिवार में आदरणीय उनकी धर्मपत्नी जो उस परिवार की रानी है, क्वीन ऑफ द हाउस गीता सिंह जी, जो निरंतर उनको उत्साहवर्धित करती रहती हैं। एक बेटी और एक बेटा का परिवार इनका, एक बरेली से एमबीबीएस और एक बीएचयू से। तो अर्थात कहने का मतलब पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आप अपने बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा भी दिए हैं और अपने बच्चों को भी पर्यावरण प्रेमी बनाए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहला प्रश्न है कि कुछ अपने जीवन के बारे में कोई ऐसा संस्मरण बताएं जिसने आपको पर्यावरण प्रेमी बना दिया हो। कैसे आपके मन में चिकित्सा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की बात ध्यान आई, जबकि लगभग 1000 लोग होंगे डॉक्टर, किसी के मन में यह बात नहीं आई और आपने इतिहास बना दिया, ये कैसे संभव हुआ? जी धन्यवाद पांडे जी। जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके और चिकित्सीय सेवा में आए तो 1-2 साल रुक करके मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में राउंड लेता था, मैं गैलरियों से निकलता था, सीढ़ियों पे चलता था, तो इतना ज्यादा थूक, गुटखा, पान मसाला, गंदगी इतना पड़ते थे कि मैं चढ़ करके और मन ही मन मतलब कोसता हुआ चढ़ता था और फिर उतरता था। इतनी गंदगियों को देख करके
मन भिन्न आ जाता था, ऐसा लगता था कि मैं खुद लेकर के और इसको साफ करके ही तब आगे बढ़ूंगा। लेकिन एक होता है ना कि किसी चीज के लिए एक बूस्टअप होना चाहिए, एक आपको कोई बूस्ट करने वाला होना चाहिए, और वो आग भी मेरे अंदर चलती रही, लेकिन मैं चाह करके भी कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा था उसमें। एक तो थोड़ा सा लोग चाहे लज्जा कहिए चाहे वो कहिए, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये समय आया 2 अक्टूबर 2014 को, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रतीकात्मक रूप से ये काम शुरू किया जी। उसी समय हमारे तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉक्टर कुशवाहा जी थे, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू उठाई अपने हाथ में और बहुत सारे लड़कों को लेकर के अपने कॉलेज परिसर में शुरू किया काम। फिर मैं भी गया, मुझे भी बुलाया गया, तो मेरे अंदर वो चीज ऐसी थी कि लोग बहुत सारे कुछ घास नोचने लगे, कुछ काटने लगे, लेकिन मैं जब बैठा एक तरफ से, तो जैसे धान की गुड़ाई होती है वैसे मैंने साफ करने लगा। लोगों को देख करके लगा कि ये कैसे, मतलब ये काम इतना साफ कर रहा है। और वो 1 घंटे के कार्यक्रम के बाद ये तय हुआ कि ये कार्यक्रम को चलाया जाए और जिसकी पूरी एक जो कहा जाए लीडरशिप दे दिया जाए डॉक्टर PN सिंह को। और वही शुरुआत है, वही एक बूस्टर डोज मिला और मैं अपने कॉलेज के छात्रों से लेकर के कॉलेज के प्रोफेसरों तक सबने उसमें सहयोग किया। इवन हमारे कॉलोनी के लोग भी जाकर के सुबह रोज 5 बजे उठ करके और 8:30-9 बजे तक कार्य करते थे। और ये 2.5-3 साल तक चला, 3 साल 3.5 साल चला। जब हम मैं मेडिकल कॉलेज से थोड़े समय के लिए जिला में आए, तब ये जाके बंद हुआ। उसके बाद फिर मैं वो चीज मैंने देख चुका था और फिर वही काम अपने जिला अस्पताल में भी शुरू किया, क्योंकि जिला अस्पताल का कार्यकाल बहुत छोटा था। फिर मैं वापस मेडिकल कॉलेज में आया, उसी कार्य को जो हमने पौधे लगा चुके हैं, आपको मालूम है कम से कम कुछ नहीं 8 से 10 हजार प्लांट हमने लगवाए। अब ये कहा जाता है कि प्लांट लगाने का कोई बहुत मतलब नहीं है जब तक कि आप उसकी सुरक्षा न दें। तो उसकी सुरक्षा के लिए लोहे की जालियां बनवाया, बहुत सारे लोग शहर के भी लोग उसमें दिए, पैसा कुछ भी दिए, स्वतः स्फूर्त से लड़कों ने भी दिया। कम से कम 5-6 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, जिसमें ट्री गार्ड वगैरह बना करके सबको सुरक्षित किया गया। और फिर उसी को मेंटेनेंस के रूप में चलाते चले गए। जब मैं दोबारा आया तो उन पौधों को मेंटेन करते करते तो काफी बड़े बड़े हो गए हैं। जहां कुछ प्लांट सूख गए वहां रीप्लांटेशन हुआ, नए नए जगह बने। आप देखे होंगे कि नए नए कोविड अस्पताल के सामने से लेकर के बहुत सारे नए नए बिल्डिंग बने हैं जहां पे प्लांटेशन की आवश्यकता है। और वो निरंतर आज भी वो प्लांटेशन हमारे यहाँ से चल रहा है, कार्यक्रम चल ही रहा है मतलब। और हमारे तो प्रधानाचार्य जी ने इतना प्रभावित किए कि आउटसोर्सिंग का जितनी सफाई का कार्यक्रम का, प्लांटेशन का जितना भी था, सबका मुझे नोडल बना दिया कि ये काम आपको देखना है। और मैं उसको पूर्णतः बिल्कुल अपने सक्षमता के अनुसार पूर्ण रूप से उन दायित्वों का आज भी निर्वहन कर रहा हूं मैं। तो ये एक छोटी सी मेरे विचार में है जो आया, मैं शुरू किया और आज मेडिकल कॉलेज देखने लायक है, ग्रीनरी को लेकर के, सफाई करके। वाह वाह सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार आपने कहा। और कहते हैं ना कि कोई पद चिन्हों पे चलता कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पे चलता कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। इस दौर में वही पूजनीय है, वंदनीय है जो एक अलग नए मार्ग का अनुसरण कराया हो। और आप एक इन्वायरमेंटल आइकन बन चुके हैं और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इसके लिए लगे लोगों ने तारीफ भी की। हमसे अतुल्य भारत के सह संपादक संत कबीर नगर से जुड़े हुए हैं PN पांडे साहब लिखते हैं, वाह क्या बहुत खूब सर। गुरुवार लिखते हैं, बहुत सराहनीय कार्य किया सर आपने। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी लिखते हैं, अति सराहनीय कार्य सर, सादर प्रणाम। और डॉक्टर एहसान अहमद लिखते हैं, गांव से निकला युवा डॉक्टर बनने के बाद भी स्वच्छता का प्रेरक बना,
इस पर विचार प्रदान करें। जरूर डॉक्टर साहब, आपके इस सवाल का उत्तर मिलेगा। और मैं तो नाम है बता दूं, पीएल पांडे साहब जुड़े हैं, जैन साहब जुड़े हैं। जी, एक बात मैं और जोड़ दूं, डॉक्टर एहसान अहमद खुद हमारे साथ सुबह 5 बजे आकर के और कार्य करते थे। ये जुड़े हुए हैं और उन्होंने फिजिकली नहीं, आर्थिक रूप से भी मदद किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। दूसरी चीज कि उस समय सांसद थे हमारे मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्यमंत्री उस समय केवल सांसद थे। उन्होंने आकर के परिसर का निरीक्षण करके हम लोगों के साथ पौधारोपण किया और उसकी शाबाशी और वाहवाही भी दी। इसके बाद आपको एक चीज और बता रहा हूं कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से भी चिट्ठी आई, प्रशस्ति पत्र आई। ये भी एक अपने आप में जानने की बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रशस्ति पत्र आई इसकी, इस कार्य की। लेकिन तो जो आप काम कर रहे हैं जी, वर्तमान में, अब नहीं मुझे कहना चाहिए, वर्तमान में आप पर्यावरण के आइकन बन चुके हैं और इसकी प्रशंसा दूर दूर तक है। आप के सशक्त साक्षर सहयोगी रहे एहसान जी, और प्रिंसिपल साहब रहे, मेडिकल कॉलेज के कई लोग रहे। तो वर्तमान अब तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं बुला करके सम्मानित फिर एक बार करना चाहिए भाई। वो जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जब तत्कालीन सांसद रहे, और इस बात को उनसे पहुंचेगी, इस बात को कि आपने जिस व्यक्तित्व को सम्मानित किया था उस व्यक्ति ने अभी तक अपना कार्य छोड़ा नहीं और निरंतर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, कई लोग धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं बहुत अच्छा सर, सत्यप्रकाश सिंह साहब लिखते हैं पुनीत कार्य किया आपने, सबको आपने आपसे सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं बहुत अच्छा। पीएल पांडे सब लिखते हैं बहुत खूब, गुरुवार सराहनीय कार्य। और अभिषेक जैन लिखते हैं कि परम आदरणीय परम प्रिय गुरुदेव सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी को धन्यवाद कि निःशुल्क इतने विद्वत जन से हर रोज रूबरू कराते रहते हैं, प्रणाम। और सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार मिनहाज सिद्दीकी लिखते हैं बहुत खूब सर, बहुत शानदार। और वर्ल्ड के बहुत बड़े चित्रकार जुड़े हुए हैं जो दुनिया में सबसे अधिक तस्वीर 13 सेकंड में बनाने की क्षमता रखते हैं। आदरणीय प्रोफेसर हीरालाल चित्रकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और विद्यासागर यादव जी जुड़े हुए हैं, अस्मित बिन्नी जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोग निरंतर तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। अस्मित बिन्नी जी, बहुत स्नेह कार्य, सराहनीय कार्यक्रम आपका है सर। मिनहाज सिद्दीकी जी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो काफी लोग प्रतिक्रियाएं, अभिषेक राय जी, रागिनी पांडे, नीरज बाबा, साथ ही साथ धीरज पांडे जुड़े हुए, अनूप सिंह जी, मिनहाज सिद्दीकी, अम्बेडकर हीरालाल, अभिषेक द्विवेदी जी, विद्यासागर यादव जी, सुनैना गुप्ता सहित बहुत सभी लोग जुड़े हुए हैं और आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में है कि आप वर्तमान युवाओं को और वर्तमान अपने चिकित्सकों को इस वैश्विक मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है सर जी कि जितने शिष्य हमारे, जितने छात्र पढ़ करके गए, उनमें से बहुत सारे तो पीजी करके भी निकल लिए, बहुत सारे एमबीबीएस करके ही वो जॉब में चले गए। और मुझे फोन आता है, फोटो आता है, वो अपने जिस सीएससी पीएससी पे वो गए, वो उसी रूप में प्लांटेशन और सफाई का कार्य करके दिखाते हैं, नहीं गुरुजी मैंने ऐसे अपने अस्पताल को किया। ये कितनी बड़ी खुशी देती है मुझे कि मैं इसको मैंने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। वो जो संस्कार लेके जा रहे हैं, वो जो संस्कार लेके जा रहे हैं इस कॉलेज से, मैं तो ये कह रहा हूं कि संपूर्ण शिक्षा इसी को कहते हैं कि संपूर्ण अगर संस्कार, शिक्षित विज्ञान, ज्ञान के मेडिकल विज्ञान के अलावा अगर आप उसको संस्कार भी देते हैं पर्यावरण संरक्षण के, साफ सफाई का, तो ये एक पूर्ण रूप से वो शिक्षा होती है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अदर संस्थानों में, बहुत सारे संस्थानों में अगर जहां पे 400, 500, हजारों की छात्रों की संख्याएं हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि सब नहीं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस माइंडसेट के होंगे, केवल उनको बूस्टर करने की जरूरत है। कोई अगर एक टीचर, कोई अगर अधिकारी अगर उसको बूस्ट कर देता है, उसको आगे कर देता है, तो बहुत सारी संस्थाएं, अस्पताल, ऑफिसेज जो हैं हमारी हरा भरा और स्वस्थ हो जाएंगे। अक्सर
दफ्तर में चले जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, सीढ़ियों की कोने में आपको पान की पीक जरूर मिल जाएगी। ज्यादातर, अब तो बहुत कम हो गया है, मैंने अपने आंखों से देखा कितना अंतर है। आप इस धर्मशाला पुल पे देख के जाइए, पुल के नीचे गोलघर में जाइए, डिवाइडर पे देखिएगा, ऐसे छींट पड़े हुए थे तो पीक दान के, थूकों के, कि आप देख करके आप मैंने दिमाग बनना जाता था। लेकिन आज इतना जागरूकता आई है, इतनी वो हुई है कि अब आप पुलों पे आप देखिए, अब आपको थूक नहीं मिलेगा। ज्यादातर कहीं मिल गया वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जगहों में आप पुलों पे, डिवाइडरों पे आप आपको थूक नहीं मिलेगी। ये है चेंज। देखिए, चेंज सडन चेंज नहीं होता है, उसमें इट्स टेक टाइम, ये समय लेता है। किसी में भी बदलाव में, म्यूटेशन में वो समय लगता है, और यही समय लेते लेते आपके संस्कार में समाहित हो जाता है, और जब वो संस्कार में समाहित होता है तो आने वाली पीढ़ी में वो ट्रांसफर होने लगती है। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर, सही सही है। और आज जो सही में आवश्यकता है, सबसे अधिक अगर प्रदूषण कहीं दिख रहा है तो हॉस्पिटल में, और सबसे अधिक अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता कहीं है, तड़पते हुए आदमी ऑक्सीजन के विहीन जाता है हॉस्पिटल में, एसी के अंदर बैठता है। एसी की उसे आवश्यकता नहीं डॉक्टर साहब, वहां पे नीम के वृक्ष होने चाहिए ताकि उसके फली भी गिरे तो वातावरण सुगंधित बना दे। कुछ बने ट्री होने चाहिए। जी सर। सौरभ जी, मैंने अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। जी डॉक्टर साहब। इस मेडिकल कॉलेज में मैंने अपने आंखों देखे हाल बता रहा हूं। इस कोविड काल में ऑक्सीजन का, प्राणवायु का क्या महत्व है, सबने जान लिया। पढ़े लिखो ऑक्सीजन लोग तो जानते थे, गांव देहात में जो ऑक्सीजन का नाम नहीं सुनते थे वो तो हवा हवा की बात करते थे कि हवा सांस ले रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति ने इस कोविड काल में ऑक्सीजन का महत्व बता दिया। मैंने देखा कि ऑक्सीजन से कमी से जूझते हुए पेशेंट कभी कभी आते थे, कभी कभी भीड़ में घाम में पड़ा हुआ है, घाम में छटपटा रहा है, तो मैंने उसको, या बहुत सारे लोग उस छाए में, कि छाए में लेके चला जा, वहां पे चला जा, उस छाए में जाने के बाद उसे राहत मिलती थी। फिर वहां वेटिंग थोड़ी करनी पड़ी तो छाए में ही वेटिंग करता था। आप, मैंने आंखों से देखा है कि जो अभी तड़पा रहा था ये बिना धूप में, चाहे यहाँ पे गया, वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स उसको महसूस हो रहा है। तो ये देखी हुई बात बता रहा हूं। अब आइए देखिए, पर्यावरण संरक्षण, अस्पताल प्रदूषण का सबसे जगह है। अब हम ये कह रहे हैं कि अस्पताल में कौन आएगा, मरीज ही तो आएगा, किसी भी तरह करके वो मरीज ही आएगा। अगर वो अस्पताल में आते ही अगर उसको एक शुद्ध हवा का, एक ग्रीनरी का, एक साफ सफाई का अगर उसको परसेप्शन मिलता है तो तुरंत ही उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। और बीमारी को ठीक होने का सबसे बड़ा कारण दवाई तो है ही है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिविटी, उसका माइंडसेट, उसका ट्रस्ट अस्पताल पे, अस्पताल परिसर, ये बहुत मायने रखता है। तो सफाई और ग्रीनरी, अब देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ प्रकृति की ही पूजा है, होती है, और प्रकृति की पूजा ही पर्यावरण संरक्षण को संदेश देती है। ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान माना जाता है। आप ये देखिए कैसे 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 पर्यावरण संरक्षण का हमारे ये वृक्ष, हमारे ये प्लांट जो है ये देता है। इतने सारे प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने ये इतनी गहरी जानकारी ली कि अक्सर वो जानते थे कि जब कभी इस धरती पे आबादी बढ़ेगी तो क्षणिक लाभ के लिए मानव जो है प्रकृति का दोहन करेगा, नुकसान करेगा, और अल्टीमेटली अपने आप का नुकसान कर देगा। तो पर्यावरण संरक्षण का उन्होंने मानवीय रिश्तों से जोड़ दिया और वो संस्कार में आ गए। अब आप देखिए, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है। तो ऑक्सीजन देने वाला वो पीपल पूजनीय है, तो ये पूजनीय ही उसको संरक्षण दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, यही संरक्षण का संदेश दे रहा है। तुलसी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, उसके अलावा औषधीय गुण है, वो भी हमको संरक्षण का संदेश देती हैं। बट वृक्ष, बट पूर्णिमा को देखिए, उसको पूजन किया जाता है, वो हमें संदेश का संरक्षण देता है। नीम
जो हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, वो भी एक उसमें माना जाता है कि माँ भवानी की उस पर वास होती है। ये हमको संरक्षण का संदेश देता है। केले, आंवला, बेल, ये सब तो देवों का वास है और ये सब कुछ हमको उसको संरक्षण का संदेश देता है। पीले फूल, सरस्वती जी को पीले फूल पसंद आते हैं, लक्ष्मी जी को कमल और गुलाब पसंद आते हैं। ये सब कुछ हमको जो है, ये सब कुछ उसका संरक्षण का संदेश देता है। तो हमारे समाज में प्रकृति की पूजा, यही हमको उस प्रकृति की संरक्षण का संदेश भी देता है। पर्यावरण के बारे में एक लाइन करूं। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण का मतलब होता है पर्यावरण, आवरण होता है। परि मतलब चारों तरफ, आवरण उसका परिवेश। ये दो शब्दों से बना हुआ है और इसमें पेड़ पौधे, वायु, अग्नि, जल और मानव, जीव जंतु और इसकी सारी गतिविधियां उसमें समाहित है। तो इस पर्यावरण का संरक्षण, जहां देखिए, जहां पेड़ों को देवों के रूप दिया है, तो नदियों को माँ का, जननी माँ का रूप दिया गया है। इस तरह से नदियों का भी संरक्षण का संदेश दिया जाता है। पहाड़ों का संदेश, ये कहा जाता है ना कि हमारे पहाड़ों पे देवताओं का वास होता है। अब देखिए विंध्य नगरी जो है, माँ भवानी की वास, कैलाश पर्वत महादेव जी का वास, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण। तो पहाड़ तो देवताओं का वास ही माना जाता है, इसीलिए पहाड़ों को ही संरक्षण का संदेश देता है। तो हमारे समाज में खास तौर से मतलब जो सनातन परंपराएं हैं, ये इन परंपराओं में एक वैज्ञानिक, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धति जरूर इसमें छिपी हुई है। जरूरत है इन वैज्ञानिक पद्धतियों को लोगों तक पहुंचाने का। डॉक्टर साहब, वैज्ञानिकता जो इतनी है हमारे धर्म से ही जुड़ी हुई है और हमारे धर्म जो है वो पूर्ण समझ लीजिए वैज्ञानिक ही है। वैज्ञानिक ही धर्म है वो वैज्ञानिक ही है, हम कहीं से अलग नहीं है। और हमारे यहाँ तो देखिए बहुत पहले लिखा, पुष्पिता फल व्रतंशः तर्पतेन्तम मानवान वृक्षदम पुत्रवतम वृक्षा तरत्य परत्य च। वृक्षों की महिमा बताई गई, कई फलों फूलों से मनुष्य तृप्त होते हैं। और भगवान का वास कहाँ होता है, वास इसलिए बताया गया कि हम फलों में वास करते हैं, हम फूलों में वास करते हैं। भगवान ने कहा कि भाई, अगर शायद हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर हम इन पेड़ों में भगवान के वास को बताएंगे तो लोग भय खाएंगे, तो काटेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि भगवान से पूछा गया कि कहाँ रहते हो आप, तो उन्होंने कहा, जड़ चेतन जग जीव युत सकल राम मैं जान। जड़ में, चेतन में, जीव में, सब जगह राम है और उसी राम की परंपरा आज पर्यावरण संरक्षण की तरफ भी बल देती है। हमारे ये कहा गया, देवी कौन है? जो देता हो, जो देती हो देवी है। तो पेड़ भी हमेशा देते रहे हैं, फल देते रहे हैं, तो कहीं से जो जीवन देता है वही दाता है। और धर्मेंद्र कुमार जी लिखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी। सत्यप्रकाश सिंह जी फिल्म अभिनेता लिखते हैं, वैज्ञानिकता से धार्मिकता को समेटने का बेहतर वक्तव्य। अस्मित जी लिखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी। गुरुवार अच्छी जानकारी। और राष्ट्रीय कवयित्री प्रतिभा गुप्ता जुड़ी हुई है, लिखती हैं, पर्यावरण पर उत्कृष्ट जानकारी सर के द्वारा दी गई। और सौर चक्र विजेता राजेश मिश्रा जुड़े हुए, लिखते हैं, प्रकृति के संतुलन हेतु वृक्षारोपण अति आवश्यक है। आपका पर्यावरण प्रेम उत्कृष्ट है, आपको सादर नमन। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर साहब के द्वारा अति सराहनीय, आप दोनों सादर को अभिनंदन। प्रतिभा गुप्ता लिखती हैं, राष्ट्रीय कवयित्री, आप दोनों को प्रणाम। और राष्ट्रीय कवयित्री एकता उपाध्याय जी लिखती हैं, ग्रेट जॉब। जंग बहादुर यादव जी लिखते हैं, बहुत सुंदर। और मिनहा सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। एहसान अहमद जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से जब आपको हरियाली के लिए प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? सदानंद पांडे लिखते हैं, सराहनीय पहल। रवि तिवारी भास्कर जी लिखते हैं, बहुत शानदार। सीएम पांडे जी लिखते हैं, प्राणवायु देने वाले सभी पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए
उन पर देवताओं का वास बताया गया ताकि वह संरक्षित रहे। धर्मेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, रवि तिवारी जुड़े हुए हैं, सभी लोग आप जुड़े रहिए। और डॉक्टर साहब आप बताएं कि जब आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से आपको प्रशंसा पत्र मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? संसार में सबसे अच्छा लगता है स्तुति, प्रार्थना और प्रशंसा, यहां तक भगवान को भी अच्छा लगता है। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, और हमारे साथ जितनी टीम थी उनकी खुशियों का मतलब शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसमें इतनी एनर्जी भरी हमारे टीम में, उन लोगों में, उन छात्रों में इतनी एनर्जी आ गई कि मतलब वो कई दिनों तक चर्चा का विषय रहा हॉस्टल में। जी नहीं सर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अस्मित बिन्नी लिखते हैं, डॉक्टर साहब ने आज धर्म और विज्ञान को जोड़कर बहुत अच्छी जानकारी दी। संजय भारती लिखते हैं बहुत सराहनीय। और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर विनय श्रीवास्तव लिखते हैं जय धराधाम। अब डॉक्टर साहब एक अगला प्रश्न है मेरा, ये दो कार्य हैं आपके, एक चिकित्सा भाव और एक समाज सेवा भाव। दोनों सेवा भाव है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण ये आपका मिशन है, और जिससे परिवार चलता है, जिससे जीविकोपार्जन चलता है, वह एक आपका प्रोफेशन है। ऐसे में दोनों को एक साथ कैसे आप अनुकूलित करते हैं डॉक्टर साहब? बाबू देखिए, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीनरी और साफ सफाई ये मेरी मतलब एक हॉबी है बचपन से ही। आवाज जा रही है मेरी आवाज जा रही है सौरभ जी? सुनाई दे रहे सर? जी अब आ रही है जी, आ रही है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण और प्लांटेशन का और सफाई का ये जो है ना, किसी भी चीज को कहा जाता है कि जब एक होती है कि ड्यूटी करना, और एक होता है कि आप उसी में मतलब आपका डूब जाना, आपका वो मतलब कहा जाता है कि सबसे बढ़िया पेशा वही है जो आपकी मतलब हॉबी बन जाए। तो ये एक हॉबी है, और हमें अपने कॉलेज के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जो अपने कॉलेज को बदलने का, उसका फेस बदलने का हमें मौका मिला। रही बात चिकित्सीय कार्यों की, मैं आपको बताऊं, इस कोरोना काल में जिस घर में कोई पेशेंट कोरोना का आईसीयू में भर्ती होकर के आवे, पेशेंट भर्ती होकर के आवे, या न भी अगर है उसके परिवार में जिसमें कोरोना हुआ है 10-15 दिन, महीना दिन, उस परिवार से पूछिएगा कि उसकी क्या हाल है। मैं जानता हूं कि कम से कम कुछ नहीं तो वो 2 साल पीछे चला गया अपने परिवार में। जिसकी घर में अगर कोई पेशेंट चला गया, नहीं रहा उनके बीच में, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो किस हालत में है उनका कहना बयान नहीं, शब्दों में बयान नहीं किया सकता। लेकिन जो 15 दिन आईसीयू में भर्ती होकर के आ गए या कहीं और गए, वो कम से कम हम जानते हैं कि वो 2 साल पीछे चले गए। अब देखिए, जितना भी मैनेजमेंट हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया, दिन रात डॉक्टरों ने मेहनत किया, और उसी से अभी हल्के फुल्के उबर में आने ही वाले थे, तब तक ब्लैक फंगस का कार्य शुरू हो गया, पेशेंट आने लगे। ब्लैक फंगस, अब समझ लीजिए कि जो महीना दिन आईसीयू में भर्ती होकर आया, अब ब्लैक फंगस, आंखों की सूजन, रोशनी गायब, चेहरा फूल गया। अब वो पेशेंट क्या करे, अब उसके पेरेंट्स क्या करें? जैसे तैसे तो कोरोना नेगेटिव होकर के आए, अब दूसरी प्रॉब्लम लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सच बताऊं कि हम लोगों ने मीटिंग किया, गवर्नमेंट के आदेश से अलग से ब्लैक फंगस के लिए ओपीडी चलाई गई, अलग से उसकी वार्ड बनाई गई, सारी दवाइयों की व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने की। हमारे जो संस्था के हेड है, उन्होंने दिन रात एक करके इस ब्लैक फंगस को भी मेंटेन करने के लिए कार्य किया। अब ट्रीटिंग डॉक्टर जो थे वो ईएनटी विभाग थे और आई विभाग थे, इसमें और ज्यादा किसी का रोल नहीं था, और बाकी मेडिसिन का। लेकिन सबसे आगे ईएनटी, फिर आई और फिर मेडिसिन। जब मीटिंग हुई तो ये हुआ कि हम लोग इसमें किस तरह से मैनेज करेंगे। बहुत सारी चीजें आई उसमें, लेकिन यही तय किया गया कि पेशेंट अगर रेफर्ड होता है बीआरडी से, एक पेशेंट अगर महीना दिन 15 दिन भर्ती होकर के आया है,
और यहाँ 2 दिन के बाद आराम नहीं मिलता और रेफर होकर के जाएगा, अगर हमने उसको रेफर कागज बना ही दिया कि तुम जाओ यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा या ऑपरेशन वगैरह, तो वो पेशेंट झक मार के क्या करेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, किसी जाने की हालत में नहीं है, समझ लीजिए वो पेशेंट, वो अपना माथा ठोक करके अपनी तकदीर को झोंक करके फिर घर चला जाएगा और फिर वो समाप्त हो जाएगा 10, 15 दिन, 20 दिन जितना भी है। इस चीज को हम लोगों ने माननीय स्तर पे जा करके और मीटिंग में हम लोगों ने उठाया इस चीज को, और एक नहीं, जो भी होगा, जो भी हम काम करेंगे वो सिर्फ बीआरडी में ही ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जब गवर्नमेंट सारी दवाई दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, तो हम इनका इलाज यही करेंगे, कोई पेशेंट रिफर नहीं होगा अनटिल अनलेस कोई पेशेंट विलिंगली ना कहे कि हमको रिफर कर दीजिए, हम दूसरी जगह जाएंगे। आप विश्वास करें कि पहला केस में ब्लैक फंगस का ऑपरेट करने वाला शुरू किया, और इतने उसके बाद सारे डॉक्टर लोग करने लगे, आई वाले भी करने लगे, ईएनटी वाले तो करने ही लगे। इतने अच्छे रिजल्ट आए कि कम से कम 50 ऑपरेशन हुए, हमारे यहाँ एक भी मरीज ब्लैक फंगस से एक्सपायर नहीं हुआ, और सब फॉलोअप में आ रहे हैं। फॉलोअप में सब मरीज ठीक भी हो रहे हैं, देख के उनको अच्छा भी लगता है, बल्कि कभी कभी इतना अच्छा लगता है, इतना रिस्पॉन्ड होता है, उसका हम लोग बैठ के ओपीडी में वीडियो बना लेते हैं अपने को खुश करके देखने के लिए कभी कभी खाली समय में। तो ये हम लोग की मानवीय स्तर पर चिकित्सकीय जोड़ करके सारे डॉक्टर की टीम इस तरह से इलाज किया, और स्थिति ऐसी आएगी कि लखनऊ से पेशेंट वापस भाग करके बीआरडी में भर्ती होने लगे और उनका इलाज हुआ। सचमुच अच्छा कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स का, हमारे संस्था के हेड प्रधानाचार्य का और सरकार का, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन इस ट्रीटमेंट कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर के मैं और किसी इंस्टीट्यूशन में इतना नहीं सुना, होगा जरूर, लेकिन मैं जो अपने यहाँ हूँ वही देखा मैंने, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर क्या बात है कि आपके चेहरे पे एक चिकित्सकीय भाव से जो मुस्कुराहट है, ये समझ लीजिए किसी बड़े युद्ध के विजय से कम नहीं लगता। जब एक चिकित्सक किसी मरीज को देख करके, जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा आया और उसका ऑपरेशन करके आदमी ठीक कर दिया, कोई बहरा आया तो उसका आपने ऑपरेशन करके उसको ठीक कर दिया, वो सुखद जो मुस्कुराहट अनुभूति होती है एक गुरु की तरह। जैसे जब गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाता है तो कहता है वाह वाह वाह, तो बहुत अच्छा लगा सर, मजा आ गया आपका, काफी दिन बाद इतना मुस्कुराहट के मिजाज में आपको देखे हैं। प्रतिभा गुप्ता जी लिखती है राष्ट्रीय कवित्री, बहुत अच्छी जानकारी। धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं जय हो धराधाम से, सोमनाथ पांडे लिखते हैं वाह वाह अति सुंदर, और पत्रकार गौतम पांडे जी सुन रहे हैं, लिखते हैं बहुत ही अच्छी जानकारी। और राष्ट्रीय कवि जगनारायण मिश्रा जी तारीफ में लिखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला कार्य समिति भाजपा के सदस्य हैं राजेश कुमार सिंह राजन जी लिखते हैं विज्ञान और धर्म का संभव जो आपने बताया यह वास्तविक सत्य एवं सटीक है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम आप सबको। उमेश तिवारी जी कमला आईटीआई से जुड़े हुए हैं, वहां लिखते हैं, और ओम प्रकाश चौधरी जी लिखते हैं कि मेरे नाक कभी कभी बंद हो जाता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं उनको बता दूं कि अगर कभी कभी नाक बंद होता है, कभी ये बंद हो जाए, फिर ये खुल जाएगी, फिर दूसरा बंद हो जाएगा, तो ये एक नेजल साइक्लिक है, ये एक नेचुरली भी फिजियोलॉजिकली भी होता रहता है कि एक तरफ बंद हुआ कुछ समय के लिए, फिर एक खुल गया, फिर दूसरा बंद हुआ। तो ये कभी कभी फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो होता रहता है नेजल साइकिल में। बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग जब उस पर कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये बंद क्यों हो गई, अभी तो खुल रही थी अभी बंद हो गई, तो वो इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उनके लिए बात होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक ही नाक हमेशा एक ही तरफ बंद रह रही है वो डिजीज हो सकती है। एक ही नाक, सर्दी जुकाम तो किसी को होगी, वो थोड़ी देर के लिए बंद होगा, वो फिर खुल जाएगा, लेकिन परमानेंटली एक ही नाक बंद है या एक ही तरफ से अगर उसकी हवा कम जा रही है तो उसके कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि हड्डी बड़ी हो, कुछ मांस बड़ा हो, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं जो उसको देखने के बाद ही बताई जा सकती है। नियरेस्ट किसी से भी देखें, हमारे मेडिकल कॉलेज आए, खासतौर से अगर मुझे दिखाना है तो मैं बुधवार और शनिवार 2 दिन मेरा ओपीडी होता है, आकर के मिलें, और क्या चीज है, वाकई में फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है या कोई डिजीज है, वो उनका बताया जाएगा, उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर।
जगनारायण मिश्रा लिख रहे हैं अच्छा आयोजन, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परमात्मा मिश्रा जी डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा भैया, सुन रहे हैं, सादर प्रणाम आपको। और राष्ट्रीय कवयित्री प्रवक्ता अनीता पाल सिंह लिखती है सादर प्रणाम सर। जितेंद्र पांडे जी लिखते हैं लाजवाब क्या बात है। और डॉक्टर साहब एहसान सर पूछ रहे हैं कि गुटखा खाने वाले लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि मुख्य के लिए मुख्यतः आप चिकित्सक हैं और परेशान लोग हैं। सनी दुबे बहुत अच्छा, तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो लोग गुटखा खाते हैं? देखिए, मैं उनको बता रहा हूँ, बहुत सटीक उनको जानकारी बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर वो मेडिकल से न भी है, वो भी ये जानता है कि गुटखा खाना नुकसानदायक है। अब किसी को नुकसान कर जाता है, किसी को नहीं कुछ कर जाता है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। कई पेशेंट ये कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो जिंदगी भर खाते रहे, उनका कुछ भी नहीं हुआ, हम 2 महीने से खाए और हमारा ये हाल हो गया। ये डिपेंड करता है, मैं उनके लिए बता दूं कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है गुटखे से। गुटखा खाना बहुत ही नुकसानदायक है। शुरुआत में जब तक कि आपके अंदर मुंह की खाल उसको टॉलरेट कर रही है, कुछ नहीं होगा। जिस दिन टॉलरेट नहीं करेगी, वो आपको प्रॉब्लम करने लगेगी, मुंह का खुलना बंद होने लगेगा, फाइब्रोसिस होने लगेगी, जलन होने लगेगा, छाले पड़ने लगेंगे और आपको तीखी मिर्च नमक खाने में बहुत ही डिफिकल्ट होने आ रही है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि गुटखा खाना कैंसर का पहली स्टेज, मतलब आपने बीज बोना शुरू किया, आप लगातार बीज बोते जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआती के आपने 2-4 महीना बीज नहीं जगेगा, लेकिन अगर लगातार खाते गए तो वो बीज एक दिन कैंसर का उगाएगा आपके उसमें। एक जानकारी और देता हूं कि 3 से 4%, 3% से 5% के बीच में, 3 से 5% के बीच में मैलिग्नेंट पोटेंशियल होती है जो गुटखा खाते हैं। मतलब कि जो गुटखा नहीं खाता है और जो खाता है वो 5% हाई रिस्क पे होता है कैंसर होने का। अब एक और जानकारी आपको देता हूं कि बहुत सारे लोग गुटखा के साथ साथ सिगरेट भी पीते हैं और वाइन भी लेते हैं। जैसे ही तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, अगर एक साथ, कैंसर बढ़ने की संभावना 17 गुना बढ़ती है, एकदम से जंप करती है, सब कुछ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो जाती है। मैं अपने मित्रों से, अपने सभी दर्शकों से ये बताना चाह रहा हूं कि कोई अगर डॉक्टर ही कहे तभी माने ना, उसको भी ज्ञान है कि ये गुटखा खाना नुकसान है, तो डॉक्टर ही मना करे तभी वो माने ना, उसका भी अपना नशा कि गुटखा तो खाना नुकसान है ही है। गुटखा हो, पान हो, जो भी हो, कैसे जो कुछ भी है। तो ये कहता है कि मैं ये खाता हूं, मैं तो खैनी खाता हूं, सुर्ती खाता हूं, बीड़ी पीता, ये नहीं करता हूं। लोग उसी गुटके में ना, जैसे खैनी को गुटखा नहीं मानेंगे, तुलसी को गुटखा नहीं मानेंगे, पुकार को गुटखा मानेंगे, रजनीगंधा को गुटकी मानेंगे। हमने कहा वो सब कुछ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो तुलसी हो, चाहे पुकार हो, चाहे रजनीगंधा हो, चाहे खैनी हो, सब कुछ उसी श्रेणी में आता है। और भयावह रूप में देख रहा हूं, मैं ऑपरेट भी करता हूं, ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, मैं इलाज भी करता हूं। मुझे कभी कभी 20-20 साल के लड़के आते हैं ना, इलाज करने के पहले मैं 2 मिनट अपना माथा पकड़ के सोचता हूं कि अब ये क्या करेगा लड़का। ये उसके घर वाले, उनका चेहरा देखता हूं, फिर उसका चेहरा देखता हूं, और फिर मैं बड़े दुखी मन से उसको प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखता हूं कि ले पढ़ो। अब इससे ज्यादा और मैं क्या अपनी व्यथा बना सकता हूँ। तो ये ना करें। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि कई बार दोस्ती पार्टी में लोग बैठते हैं, गुटखा भी चबाते हैं, वाइन भी लेते हैं, सिर्फ बहुत अगर 4-5% वैसे रिस्क है तो सीधे सीधे 17 गुना बढ़ जाता है, इतना असर होता है जान। यही डॉक्टर साहब चाहते हैं इस मंच से, इसलिए मैं कहलवाना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे किसी बात को, तब तक लोग नहीं मानेंगे। पंडित जी को बताना पड़ेगा कि देखो भैया तुम्हारा ग्रह खराब है, थोड़ा हनुमान जी को आप कपूर अगरबत्ती जलाया करो, तभी लोग मानने वाले डॉक्टर साहब। और गौतम पांडे जी लिख रहे हैं, अभी तक साहित्य सौरभ में हमने कवि साहित्यकार को सुना है, डॉक्टर से अच्छी जानकारी मिली। सौरभ जी आप सप्ताह में एक दिन किसी न किसी डॉक्टर्स का प्रोग्राम में जरूर लाएं, हम लोग को अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर प्रयास जरूर रहेगा, क्योंकि हम जी एक बात और बताऊं,
कि गुटखा जब आदमी खाता है तो जब तक उसको महसूस नहीं होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला जो सबसे लक्षण होता है कि उसको जलन होने लगता है मुंह के अंदर, मुंह बंद होना, क्लोज होना, छाले होना, घाव होना, वो बात की बात आती है। सबसे ज्यादा वो जलन होने लगता है, वहां से शुरुआत होती है। और वहीं पे अगर वो समझ ले कि अब मेरी स्किन मुंह की खाल जो है टॉलरेट नहीं कर रही है, वहीं से छोड़ दे, 100% कुछ भी उसको होने नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लोग खाते जाते हैं। मैं बता रहा हूं जिस तरह से खाल की क्या कंडीशन होती जानते हैं, जिस तरह से स्किन जल जाती है ना हमारी, आग से अगर स्किन जल गई तो कैसे देखेंगे, मात्र गर्दन जल गई तो गर्दन बिल्कुल जकड़ जाता है, ये बीच की स्किन जल गई ये बिल्कुल चिपक जाता है, और जो चिपक जाता है, सिकुड़ जाता है, वो परमानेंट चेंज हो जाता है, उसको आप बदल नहीं सकते। वो जब भी बदलेंगे तो प्लास्टिक सर्जरी से ही बदलेंगे, अदरवाइज वो जिंदगी भर जला हुआ आपको दिखेगा। उसी तरह से गुटखा से जला हुआ स्किन मुंह के अंदर खराब हुआ परमानेंट चेंज होता है, कभी भी वापस नहीं होता है। मैं बता रहा हूं आपको, दवा केवल आपकी बर्निंग सेंसेशन खत्म कर देती है, थोड़ा सा मुंह खोल देगी, थोड़ी छाले को ठीक कर देगी, लेकिन परमानेंट चेंज को बदल नहीं सकती दवाई। एक बार बदल गया तो, एक बार खाल खराब हो गई तो वो परमानेंट चेंज होता है। और गुटखों में तो मैं बता रहा हूं, गुटखा को तीखा बनाने के लिए, नशीला बनाने के लिए, टोबैको बनाने के लिए उसमें पता न क्या क्या केमिकल मिलाते हैं। अब उसमें बहुत सारे अच्छा स्मेल करने के लिए भी केमिकल मिलाते हैं, और सारे केमिकल हमारे स्किन को नुकसान करता है, सबको जला करके एकदम जली हुई स्किन सिकुड़ जाती है। उसी तरह से मुंह के अंदर की खाल सिकुड़ जाती है, और वही कारण होता है कि मुंह जो है सिकुड़ जाता है, खुलना नहीं है। मैंने पेशेंटों को देखा है ना, रोटी तोड़ तोड़ कर ठेल ठेल करके, एक चम्मच भी नहीं जाता है, एक उंगली भी नहीं जाती है, ठेल ठेल के साइड से खाते हैं। देख करके माता अब क्या करेंगे, जो है वो जो कर चुका है, नुकसान कर चुका है, तो जहां से किया वहीं से रोक ले तब भी उसका भला हो जाता है। साहब बहुत काबिले तारीफ आपने जानकारी दी। एक तरफ आप जीवन बचाने के लिए प्राणवायु की व्यवस्था कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आप युवाओं को, समाज को जागृत कर रहे हैं कि भाई देखिए आप कैंसर के शिकार मत बनिए, क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत ही अनमोल है। आप जैसा उन्हें दूसरा कोई नहीं मिलेगा। सत्य प्रकाश सिंह जी लिखते हैं बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, और प्रदीप श्रीवास्तव जी लिखते हैं जय धराधाम बहुत सुंदर पहल, और सनी दुबे गुड नॉलेज। डॉक्टर ममता वाषड़े जी जुड़ी हुई हैं, लिखती हैं सार्थक आयोजन, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और एक प्रश्न है डॉक्टर साहब, हमारा भी प्रश्न है और डॉक्टर रागिनी पांडे जी का, कि कान में यदि बहुत खूंट हो जाए तो उसको किस प्रकार निकाला जाए, और निकल ना रहा तो क्या किया जाए। हाइड्रोजन भी डालने के बाद भी वो पूरा साफ न कान हो सका तो क्या किया जाए उसके लिए। जी सौरभ मैं बता रहा हूं कि जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना जो होता है कान के लिए सीजन होता है। ये सबसे ज्यादा कान के मरीज इन्हीं 3 महीनों में आते हैं पूरे साल के अंदर। और कारण इसका ये होता है कि नमी और गर्मी का दोनों का जब मिश्रण होता है, जैसे अगर छोटा सा खोट पड़ा है तो उस नमी को सोख करके वो फूल जाता है। जब फूल जाएगा तो वो पूरे कान को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद दर्द करने लगता है। इसी तरह से फंगस का भी सबसे ज्यादा फंगस इसी महीने में होता है। आप देखे होंगे कि एक बार फंगस का दवा ले लिया, ठीक हो गया, पूरे साल भर ठीक है, जैसे सीजन ये आया बरसात का सीजन, वही कान फिर वो कहेगा डॉक्टर साहब 1 साल ठीक रहा, फिर यही प्रॉब्लम हो गई। ये फंगस जो है इसी सीजन में सबसे ज्यादा काम आता है, अब इन्फेक्ट करता है। तो फंगस और खोट के लिए ये दोनों सीजन, खोट मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब करके और ब्लॉक कर देता है, कान को भारी लगने लगेगा, दर्द करने लगेगा, और फंगस से कान खुजली मचने लगी, कुछ पानी आने लगेगा, कुछ काला काला टाइप का स्त्राव होने लगेगा कान का। तो ये सीजन है। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कभी भी कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं डालना चाहिए। ये आप गांठ मान लीजिए, किसी को भी। हमारा कान का जो पर्दा होता है, जिसको हम ड्रम बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बहुत ही डेलिकेट होता है।
और हाइड्रोजन परऑक्साइड सड़े हुए घावों को, जो गंदगी से भरे हुए एक्सीडेंटल घावों को, इन्फेक्टेड घावों को धोने के लिए होता है। आप हाइड्रोजन परऑक्साइड स्किन पर गिरा के देखिए कितना जलन होती है, कितना गर्मी लगती है उसमें। और एक हमारे गांव जवारों में एक ऐसा भावना बनी हुई है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड डालते हैं तो फटफटा करके झाग जैसे निकलता है। वो ये समझते हैं कि ये गंदगी सब निकल रहा है कान से और कहीं से, ना वो गंदगी नहीं था। हाइड्रोजन परऑक्साइड का तो वो नेचर है, वो जब भी ऑक्सीजन के और कॉन्टेक्ट में आएगा और उसमें आएगा तो वो रिएक्शन से फटफटाएगा, निकलेगा। तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हम सड़े हुए घाव को धोने के लिए, इन्फेक्टेड घाव को धोने के लिए यूज करते हैं, वो अपने कान में डाल दिया। और क्या होता है, कान के पर्दे पे जाता है, उसकी एक लेयर ही उसने बिल्कुल अनहेल्दी कर देता है, झींगा खिल जाता है, एवरेज कर देता है, एवरेजन हो जाता है। तो उस लेयर को ही वो डैमेज कर देता है। मैं आपको मतलब मैं 100% सत्य कहता हूं कि जिस पेशेंट ने अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड कान में डाला, वो 3 दिन के अंदर उसको डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा, ये मेरा शर्त है। इतना वो नुकसान करता है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई तेल, कोई घरेलू दवा, बहुत सारे लोग तुलसी का रस डालते हैं, तेल डालते हैं, गन्ने का रस डालते हैं, सिंदूर डालते हैं, पता ना बहुत सारी चीजें ये सब डाल लेते हैं लोग। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं डालना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से जाकर के कोई ड्राप ले लें। कम से कम वो ड्राप जो है अगर ठीक नहीं किया तो नुकसान तो नहीं किया, लेकिन तेल वगैरह, सिंदूर वगैरह, गेना का फूल, तुलसी का फूल, पता न भेंगरैया का फूल और पता न क्या क्या लोग डाल देते हैं, वो नुकसान करता है। वो ऐसे लोगों को इससे बचना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर उसको नजदीक में नहीं मिलता है, किसी कंसल्टेंट से मिलता है, तो जा करके मेडिकल स्टोर से बोल करके भले कोई ईयर ड्रॉप ले लें। वो आपको अगर ठीक तो कर दिया, नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा, इसकी सी होती है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बिल्कुल न डालें। अगर खोट है तो खोट को डिजॉल्व करने के लिए ये वैक्स क्लीन वगैरह बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर सिंपली वो जा करके ये कहें मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से कि हमें खोट के लिए दवाई दे दीजिए, कोई वो तुरंत निकाल के दे देगा। लेकिन खोट को निकालने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड कतई न यूज करें, और अगर यूज किया तो 24 से 48 घंटे के अंदर उसको डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ेगा। वाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया डॉक्टर साहब। क्योंकि हम जैसे विद्वान भी, हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी इसके महत्व को नहीं जानते। हम यही जानते हैं कि भाई अगर कान में गंदगी है तो, और स्थानीय जो चिकित्सक भी हैं, क्योंकि वो ईएनटी सर्जन तो है नहीं डॉक्टर साहब, वो बीएमएस हैं, बीबीएस हैं, वो लोग भी एडवाइस करते हैं। और इतना ही हॉस्पिटल में जाइए तो कान में वो डाल भी देते हैं और कहते हैं हम निकल गया। तो बहुत बढ़िया प्रदीप श्रीवास्तव जैसे डॉक्टर साहब को इतनी सहज और सुंदर चिकित्सकीय जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जैसे बहुत अच्छी जानकारी दी गई। डॉक्टर रागिनी पांडे जी धन्यवाद दे रही हैं इस बात के लिए। तो डॉक्टर बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे इस वैश्विक पटल पे आपने दिया। और एक अंतिम प्रश्न मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जिह्वा पे जो छाले पड़ते हैं कभी कभार, वो किस कारण पड़ते हैं? मैक्सिमम डॉक्टर साहब छालों के लोग शिकार रहते हैं। तो कोई कहता है पेट साफ कर नहीं है, तो फिर कोई कहता है लात की गर्मी है, कोई कहता है वो भी बी कॉम्प्लेक्स खाइए, तमाम तरह की दवाओं को बताया जाता है। कोई कहता है उसको क्या कहते हैं, शीशम के पत्ते को चबा लीजिए। तो बहुत सारी बताएं, तो क्या कारण है और किस कारणों से होता है और उसका आसानी का इलाज क्या है साधारणतया, अगर कोई बड़ा रोग नहीं है तब? जी 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 बता रहा हूं। जैसे नाना प्रकार के छाले आपके जीभ पे पड़ते हैं, जीभ के ऊपर क्या, गालों में भी पड़ते हैं, पीछे फेरिंक्स में भी पड़ते हैं, जीभ पे पड़ते हैं, साइड में पड़ते हैं, ऊपर पड़ते हैं, तमाम किस्म के छाले पड़ते हैं। उन छालों को देख करके भी अंदाजा लगाया जाता है कि ये छाले किस तरह के हैं। अब जो सबसे ज्यादा जो छोटे छोटे छाले बनते हैं, अक्सर ज्यादा बनता है, वो एलर्जिक छाले होते हैं। मतलब आप ही के अंदर ही कुछ ऐसे तत्व बनता है जो आप ही के सेल्स को नुकसान करता है, वो छाला बन जाता है।
बेशक ये सही बात है कि गले में इन्फेक्शन है, अगर उसकी कब्जियत बनी रहती है पेट की, तो वो भी एक छालों का कारण होता है। लेकिन वायरस इन्फेक्शन, जैसे सर्दी गर्द जुकाम जो होता है, वायरल इन्फेक्शन, वायरल छाले जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, छाले पड़ गए। और एलर्जिक छाले अपने आप कभी कभी हो गया, तुझाट हो, थोड़ा बहुत कुछ लगा लिया, गार्गल कर लिया, ठीक भी हो गया, पता भी नहीं लगा, वो ठीक भी हो जाता है। तो एलर्जिक छाले और जो वायरस की वजह से छाले होते हैं, जो कोल्ड फ्लू वगैरह में, बुखार उखार में होता है, यही छाले ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो छाले बनते हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किया, गुटखा, पान मसाला, या इल फिटिंग डेंचर, डेंचर अगर सही जगह पे फिट नहीं है, डेंटिस्ट अगर बहुत बढ़िया फिटिंग डेंचर की नहीं दिया है, तो वो एक छाले का कारण बनता है। बहुत ज्यादा शार्प नुकीले जो दांत होता है वो गड़ता रहता है, बराबर एक ही जगह पे जीभ को छेदे रहता है जब भी जीभ, वो एक छाले का कारण बनता है। इन चीजों को देख करके पता लगाया जाता है कि इल फिटिंग डेंचर की वजह से छाला है, कि शार्प टूथ की वजह से छाला है, कि इसकी टॉन्सिल इन्फेक्टेड उसकी वजह से छाला है, कि एलर्जी की वजह से छाले हैं, या इसके वायरस कोड की वजह से छाले बने हैं। लेकिन सामान्यता अगर ये छाले हैं, अगर तो बहुत सारे छाले आदमी घर ही में थोड़ा बहुत गार्गल्स वगैरह कर लिया और वो ठीक भी हो जाता है, पता नहीं लगता है, अपने मन से ही सेल्फ मेडिकेशन कोई और ले लेता है, मेडिकल स्टोर से लगाया, ठीक हो गया। लेकिन वही छाले अगर वो 3 सप्ताह से एक ही छाला एक ही जगह पे बना हुआ है ज्यादा, और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपको एकदम सजग होना चाहिए उस छाले के बारे में। अगर एक ही छाला एक ही जगह पे 3 सप्ताह ज्यादा हो गया, तो कुछ गड़बड़ हो सकता है और उससे सतर्क होना चाहिए। और बाकी छालों के लिए भले न मिले, लेकिन उस छाले के लिए जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में दैनिक जागरण के पत्रकार और शिक्षाविद, राष्ट्रपति पदक सम्मानित प्रधानाचार्य गोरखलाल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, लिखते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब का प्रयास, आपका बेहतर जानकारी दी आपने। और इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार सिंह जुड़े हुए, लिखते हैं, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और धराधाम परिवार में बहुत बहुत आपका स्वागत है। और प्रदीप श्रीवास्तव लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। धराधाम से सोमनाथ पांडे लिखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी। और डॉक्टर एहसान अहमद जी लिखते हैं, प्रकृति की पूजा ही प्रकृति के संरक्षण का सीधा प्रयास है, बहुत उच्च विचार है, आपको साधुवाद। डॉक्टर आपको भी नमस्कार, और आदरणीय गुरु गोरखलाल श्रीवास्तव गुरुदेव को भी नमस्कार। और डॉक्टर एक छोटा सा प्रश्न और हमारे मन में है, और वही दर्शकों के भी मन में है, कि गले में खराश आ जाती है, उसके लिए निदान के लिए क्या किया जाए? क्यों हमेशा खराश आ जाती है कभी कभार? जी 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 जी, अक्सर ये पोस्ट कोविड में काल में मैंने ये प्रॉब्लम, इस तरह की लोग बढ़ गए हैं। जी डॉक्टर, जैसे पोस्ट कोविड से ये प्रॉब्लम बढ़ी है, गले में खराश का मतलब ये कंप्लेन कि डॉक्टर साहब यहीं पे कुछ अटका रहता है, बार बार खखारने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो निकलता नहीं, यहीं फंसा रहता है। और इसकी प्रॉब्लम बहुत होती है, गला सूखता है, यहीं फंसा रहता है, हमेशा कुछ अटकता है, घूंटते हैं तो लगता है चुभता है, न नीचे जाता है न ऊपर जाता है, खखार भी देते हैं तो तब भी नहीं होता है। मतलब ऐसे पेशेंटों की संख्या बढ़ी है, खासतौर से कोरोना काल के बाद। मैं आपको बताऊं कि टोटली ये एलर्जिक है, और वायरस की वजह से ही होती है। ये गला एलर्जिक है, उसमें कोई वहां बहुत ज्यादा कोई बलगम फंसने वाली बात नहीं है, उसको लगता है कुछ यहाँ रखा हुआ है। मैं आपको लेमैन में समझा दूं कि गले की खाल की पोजीशन क्या होती है। गले की खाल की पोजीशन एक नॉर्मल पेशेंट में, जैसे एक दीवार है, एकदम चिकना है, वॉल पुट्टी उट्टी लगा करके कुछ भी डालेंगे वो सीधे सरक जाएगा, पेट में चला जाएगा। एक नॉर्मल पेशेंट की जो खाल होती है वो उसी तरह से, वो कुछ भी जाएगा खाएगा, वो पेट से निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक एलर्जिक पेशेंट है, एक कोल्ड हुआ, एक कोरोना से ग्रसित होकर के ठीक होने के बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जो एलर्जिक खाल होती है वो एक रफ, केवल सीमेंटेड, जिसमें कोई पुट्टी नहीं लगी, खुरदुरा टाइप की, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कंजेस्टेड बोलते हैं। मतलब
खुरदुरा कंजेस्टेड, और वही कंजेस्टेड थोड़ा सा सूजन का उसको आभास देता है। जो कंजेशन खाल में होता है वही उसको सूजन का आभास देता है, महसूस कराता है कि यहीं पे कुछ रखा हुआ है, खखारने के बाद भी नहीं निकलता है। तो वो कुछ रखा नहीं रहता है, वो ये समझ ले कि यहाँ पे हमको एलर्जिक है। और इसके लिए ज्यादातर जो हम लोग बताते हैं कि जो सिट्रस फ्रूट होता है, जैसे अमरूद हुआ, नींबू हुआ, इस तरह जो खट्टे उट्टे चीजें होती हैं, और बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है, आइसक्रीम हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, पानी पूरी हुआ, इन सब चीजों से वो ज्यादा महसूस होने लगता है। तो इन चीजों से बचे वो गुनगुने पानी पिए, 1 गिलास सुबह उठ करके गुनगुने पानी पिए। 1 चम्मच अगर डायबिटिक ना हो तो 1 चम्मच में शहद मिला दें थोड़ा सा, और उस पानी को पिए, वो बेहतर फील करेंगे। और अब मैं तो ये भी कहूंगा कि जो कब्जियत वाले हैं, जो पेट से भी परेशान हैं, वो शाम को डिनर लेने के बाद जो भी लेते हैं, वैसे तो घी तेल जो भी खाता है थोड़ा पेट गड़बड़े रहता है, लेकिन शाम को कुछ भी खाए वो, अगर 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में सत्तू 2-4 चम्मच घोर करके, चने का हो, जो कोई भी सत्तू घोर करके लास्ट पे पदार्थ अगर वो पी ले, तो वो तेलीय चीज को भी अब्जॉर्ब कर लेता है और उसका पेट भी साफ रहता है। तो ये 2 काम करे, और इसके बाद भी उसको महसूस होता है तो बेशक वो डॉक्टर से मिले, कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 2 चीज, ये जो खराश और रास है ना, ये ज्यादातर इसका इलाज किचन में ही मौजूद है, घर में ही मौजूद है। उंगली डाल करके कोई कभी उल्टी ना करे। ये होता है ना कि बाथ बेसिन में जा करके जब तक उंगली डाल करके एकदम उलट न दें, क्या उलटते हैं, वो पेट का पित्त उलटते हैं, वो एसिड उलटते हैं, और उनको लगेगा कि कफ निकल गया। नहीं, जैसे ही उल्टेंगे, साफ करें, जितना खखार के थूकेंगे, वैसे ही 10 मिनट बाद फिर आपको फीलिंग होने लगेगी, फिर भर गया, फिर जाएंगे। जितना ये वाइसियस साइकिल है, तो ये साइकिल को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो खखारने की और ये फीलिंग खत्म नहीं होती है। और फीलिंग को खत्म करने के लिए, खखार को रोकने के लिए चेन को तोड़ना जरूरी है। उसमें मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी कुछ यहाँ फंसा लगे, गुनगुने पानी पी लें, थोड़ा शहद मिला पी लें, काली मिर्च अदरक की चाय पी लें, कुछ खा के उसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करें, और जब चेन टूट जाएगी तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो कंटिन्यूअसली अगर खखारते रहेंगे, थूकते रहेंगे, कहा जाता है ना कि किसी कुएं को अगर सुखाना है तो उस कुएं से सबसे पहले पानी निकालना बंद कर दो। अगर उस कुएं से 2 बाल्टी पानी निकाल के फेंकेंगे, ये मैं खखार से और फंसने से मैं जुड़ रहा हूं, तो 4 बाल्टी कुएं पानी और आ जाएगा। अगर उसको सुखाना है तो कुएं से पानी निकालना बंद कर दो। इसीलिए गले से खखार रहे तो खखारना और थूकना और उंगली डालना, ये सब बंद करना पड़ेगा। और ये कैसे बंद करेंगे? जब महसूस होगा तभी तो आप करेंगे। तो जब महसूस हो तो गुनगुना पानी में थोड़ा शहद मिलाएं, थोड़ा काली मिर्ची उसको पी लें, और उसको माइंडसेट को अपने डाइवर्ट कर लें। जैसे डाइवर्ट करेंगे, 2 दिन 3 दिन चेन टूट जाएगा, फिर वो सब नॉर्मल होने लगेगा। तो ये किचन का इलाज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धर्मेंद्र कुमार, बहुत अच्छी प्रस्तुति। राहुल सिंह साहब लिखते हैं बहुत उपयोगी जानकारी। महेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं, गुरुबा लिखते हैं बहुत अच्छी जानकारी। अस्मित बिन्नी, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई डॉक्टर साहब के द्वारा। डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, बहुत शानदार। और इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी के जीभ में छाले पड़े जा रहे हैं, दवा से ठीक हो जा रहा है या फिर ठीक हो जाएगा, कोई निदान तो बताएं। दवा अगर ले रहे हैं, दिखा करके ले रहे हैं, तो छाले कोई ऐसी छाले नहीं है जो ठीक ना हो। अनटिल अनलेस, मैंने बताया ना कि 3 सप्ताह से ज्यादा अगर हो रहा है, 2-3 सप्ताह से, तो वो एक थोड़ा सा सस्पिशियस, उसमें शक होने लगता है कि किस तरह के छाले हैं, तो उसको जरूर दिखाया जाता है। और अगर वो शक के दायरे में आता है तो उसमें एक टुकड़ा बायोप्सी लेकर के हम जांच कराते हैं क्या छाले हैं। दूसरा, अगर इल फिटिंग डेंचर है तो डेंचर सही करा लें, ठीक हो जाएगा। कोई शार्प टूथ जो है, अगर एक ही जगह दांत में धंस रहा है तो उस दांत को थोड़ा सा उस शार्पनेस को डेंटिस्ट से घिसवा दें, वो ठीक हो जाएगा। और नॉर्मल जो छाले होते हैं, जो कहते हैं कब्जियत तो ऐसे, चाहे वायरल चाहे कोल्ड, वो तो अपने आप ही 2-3 दिन आएंगे और थोड़ा वो सामान्य ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। उन छालों में कोई बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते कि वो छाले लंबे ना हो और शक के दायरे में ना आए। और शक के दायरे में आता है तो डॉक्टर से जरूर मिले, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
कि आज आप साहित्य सौरभ कार्यक्रम में उपस्थित होकर के बहुत सटीक जानकारी दिए। और ये आज के लिए आपने जानकारी नहीं दिया कि कुछ लोग थे जो इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, ये उन लोगों के लिए कार्यक्रम है और रिकॉर्डेड कार्यक्रम है कि वो जब चाहेंगे इन सवालों के उत्तर उन्हें हमारे ऑफिशियल साइट धराधाम इंटरनेशनल पेज पे देखने को मिल जाएगा। जब चाहेंगे इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि जिन जिन सवालों के उत्तर आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं वही आम जनमानस के सवालात होते हैं। धीरज पांडे लिखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपके माध्यम से। तो सर, आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, धराधाम परिवार और सैकड़ों दर्शक के तरफ से मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। और एक पर्यावरण अग्रदूत के रूप में आप आम जनमानस की सेवा करते रहिए, समाज पे एक नई गाथा करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अमर रहे पेड़ों में, आप यहाँ रहे या न रहे, आप कहीं हॉस्पिटल बनवा के रहेंगे, तब भी जिन पेड़ों को आपने लगाया है उस पे आपके नाम सदियों सदियों तक अमर रहेंगे। आशु तिवारी लिखते हैं, जय धराधाम। गुरुवा लिखते हैं, एक दिन और बुलाइएगा, अच्छा लगा डॉक्टर को सुन के, जरूर स्वागत है। और एक मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को हम अग्रसारित करेंगे। फिर मिलेंगे हम आपसे इसी समय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धराशरणम धराशरणम धराशरणम। जय पर्यावरण, जय ऑक्सीजन, जय प्राणवायु। आज का नाम प्रोफेसर डॉक्टर पीएन सिंह के नाम। स्वागत है पुनः एक बार रणविजय तिवारी, बैंकॉक, धराधाम सोमनाथ पांडे, गुरु बाबा धराधाम। फिर मिलेंगे डॉक्टर साहब, आपके उज्जवल भविष्य के लिए धराधाम कामना करता है। आप मुस्कुराते रहिए, सुख शांति समृद्धि की अमृत वर्षा निरंतर आपके जीवन में पड़ी रहे और आप पर्यावरण दूत बन करके भगवान के दूसरे अवतार के रूप में पुष्पित और पल्वित होते रहे। आपसे लोग हमेशा जिस प्रकार पेड़ छाया देती है उसी प्रकार आपसे भी लोग छाया प्राप्त करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हो धराधाम की। जय धराधाम, जय धराधाम सर।